Welcome to GS Blog. We are discussing about the Indian foreign policy during the Nehruvian period. नेहरू के समय के जो फॉरेन पॉलिसी था और किस तरह से वर्ल्ड में इंडिया का स्टैंड था और हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टार्टिंग में 1947 के बाद से लेकर 1964 तक किस तरह का रहा, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग नेहरू के जवाहरलाल नेहरू के फर्स्ट फेज का हम लोग देख चुके हैं, जिसमें 1955 तक 1946 से लेकर 55 तक की फॉरेन पॉलिसी को देखे हैं, जिसमें कि इंडिया के लिए जो चैलेंजेस था, फर्स्ट चैलेंजेस था तो भाई इंडिया को यूनिफाई करना, क्योंकि फॉरेन इंटरवेंशन इसमें चल रहा था। यूनिफिकेशंस में उसको हम देखे थे। फिर डिकोलोनाइजेशन वाले कंट्री को सपोर्ट करना, ठीक, कॉलोनाइजेशन कंट्री को सपोर्ट करना। फिर कश्मीर के इशू को लेकर जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी था, पाकिस्तान के साथ किस तरीके से डील करना है, या फिर इंडिया के चाइना के साथ जो स्टार्टिंग में फॉरेन पॉलिसी था 1955 तक, किस तरह से हम लोग पंचशील को यहाँ से बनाए। और फिर उसके बाद हम इसमें ये देखें, जो इंडिया का जो स्टार्टिंग का पीरियड था उसमें हम यूएसए के साथ और यूएसएसआर के साथ उतना हम कोलैब उस टाइम नहीं कर पा रहे थे, और किस तरह से ये हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा था, इवन द सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू, जिसमें कश्मीर के इशू को लेकर गए थे, तो उस पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। और हम ये देखे थे किस तरीके से वर्ल्ड उस टाइम दो ब्लॉक में बट गया था। एक पश्चिमी समर्थक मतलब यूएसए एंड एलाइड समर्थक था, जो कैपिटलिस्ट क्लास, और दूसरा यूएसएसआर का समर्थक था। तो इसमें हमें बैलेंस बनाना और एक नया गुट नॉन अलाइनमेंट का जन्म देना। तो ये हम नेहरूवियन का फर्स्ट फेज में अब देखें। और जब हम सेकेंड फेज में जब आते हैं, इस पीरियड में जो वर्ल्ड में घटना हुई थी, उस घटना को देखे थे। जैसे कोरियन वॉर हुआ था, जिसमें इंडिया का स्टैंड हम लोग देखे थे, किस तरह से इंडिया ने अपना स्टैंड लिया। कम्युनिस्ट कंट्री को जो चाइनीज था उसका स्टैंड नहीं लिया, इंडिया ने सपोर्ट उस टाइम नहीं किया था। फिर इंडो चाइना जो ब्रांच है, इंडो चाइना जिसको कहते हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये वाला जो है, इसमें फ्रांस का कॉलोनी था ये सब, तो जिसमें फ्रांस को भगाया गया यहाँ से। तो उस टाइम इंडिया का क्या स्टैंड था, इंडिया ने किस तरीके से वर्ल्ड पे मतलब यूएनओ को सपोर्ट किया था, यूएनओ के कार्य को किया था, ये सब हम देखे थे इसमें। तो अब हम 1955 के बाद से आगे वाले पीरियड को देखेंगे। देखिए, कोरियन वाला जो है ना, कोरियन, तो इसको जब हम कोल्ड वॉर पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल्स से पढ़ेंगे। कोल्ड वॉर में वर्ल्ड हिस्ट्री कह सकते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स कोल्ड वॉर में पढ़ेंगे। इसमें सारे हम यहाँ पे इंडिया का केवल फॉरेन पॉलिसी को देख रहे हैं। अब देखिए, नेहरू सेकेंड में जब आते हैं, जिसको हम 1955 से लेकर 1964 के बीच में देखते हैं। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी था इस टाइम, देखिए फॉरेन पॉलिसी जो डिसाइड होता है वो आपके कंट्री का क्या इंटरनल सिचुएशन किस तरीके का है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है, जो नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो प्राइम होता है, नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट जो भी है, उसका मेन काम क्या है भाई, देश को आगे बढ़ाना, एक वेलफेयर स्टेट बनाना, उसके बेटरमेंट के लिए ही तो हम आपको चुन के भेजे हैं ना। तो आप तो देश के इंटरेस्ट में काम करोगे, पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करोगे। तो इस संदर्भ में आपकी जो विदेश नीति भी होगी, आपकी फॉरेन पॉलिसी भी होगी, वो जैसे कि अभी का फॉरेन पॉलिसी देख रहे हो, मान लो जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वो यूएस के साथ एग्रीकल्चर पे ट्रेड नहीं किए हैं, एग्रीकल्चर पे एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं भाई, हम एग्रीकल्चर पे यदि एग्रीमेंट कर लेंगे तो उससे डायरेक्ट हमारे जो फार्मर है वो इम्पेक्टेड होगा, हमारा फार्मर, उसका इकोनॉमिक लॉस होगा, वो टिक नहीं पाएगा यूएस के सामने, उसके जो सस्ता प्रोडक्ट है उसके सामने। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक फ्रंट पे ये है कि भाई हम उतने हद तक आपको अपना मार्केट दे सकते हैं, या उतने ही सीमा तक हम अपना मार्केट आपको दे सकते हैं, या उतने ही सीमा तक आपकी जो पॉलिसी है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जब तक कि हमारे अपने इंटरनल जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी वो हैम्पर नहीं होता है। तो ये है, उसी तरीके से उस टाइम भी जो
ये जो है, तो उस टाइम की फॉरेन पॉलिसी को हम नेशनल इंटरेस्ट में देखते हैं। जो उस टाइम नेशनल इंटरेस्ट क्या था, यदि आप देखोगे नेशनल इंटरेस्ट, तो हमारे देश जो स्वतंत्र हुआ था, सबसे पहले हम क्या था, इकोनॉमिक फ्रंट में बहुत सारा प्रॉब्लम था भाई। हमारे पास इंडस्ट्री नहीं था, इवन द फूड क्राइसिस थे, इनक्वलिटी बहुत ज़्यादा था, इनक्वलिटी बहुत ज़्यादा था। इवन द डिफेंस सेक्टर में हम डिपेंडेंट थे, ठीक। तो हर एक सेक्टर में हम डिपेंडेंट थे वेस्ट पे, टोटली वेस्ट पे डिपेंडेंट थे। तो हमारा इंटरेस्ट ये था कि हमें वेस्ट से सहायता लेके अपने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाए। यदि आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी के लेवल पे भी हम उतना स्ट्रांग नहीं थे, ठीक है। इंडस्ट्री भी नहीं था, जो आपको बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं, आधारभूत इंडस्ट्री क्या होगा, जैसे कि मान लो कि आप रोड बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको रोलर चाहिए बनाना, या आपको जेसीबी चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आधारभूत हो गया। ये चीज बनाने की भी आपके पास उस टाइम मतलब आपकी कैपेबिलिटी नहीं थी, तो हम वहाँ पे डिपेंडेंट थे वेस्ट पे। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन वेस्ट के साथ था, क्योंकि हम कॉलोनी भी तो वेस्ट के थे, अमेरिका यूएस इंग्लैंड के ही कॉलोनी थे, तो ऐसा था हमारा। तो इंडिया के लिए ये चैलेंज था, जो भाई हम अपने जो आर्थिक हित है उसको भी पूरा करें, ठीक। देख समझ गए। दूसरा चैलेंज जब हम देख के आते हैं पूरे, तो इसमें ये था कि भाई ये जो ब्लॉक स्टार्ट हुआ यूएसए या यूएसएसआर, इसके साथ कैसे हमें डील करना है, ठीक। ये एक चैलेंज था। तीसरा जो था इंडिया का, कि भाई ये जो अभी डीकोलोनाइज हुआ है कंट्री, उसको उसका लीडर हम कैसे बने, या उसको हम एक फ्रंट पे कैसे लेके आए, और एक फ्रंट पे कैसे लेके आए, और उसकी डेवलपमेंट को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसके एक वॉइस को हम कैसे मतलब स्ट्रॉन्ग करें, उसके वॉइस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो कुल मिला के ये था, जो हम एक नॉन अलाइनमेंट कैसे बनाए। इसको इस पॉइंट को यदि आप देखोगे ना, तो इसमें आप एक चीज देखोगे कि इसमें एक पर्सनल आइडिया पर्सनल आइडियलिज्म जो है वो झलकता है किसी पॉलिटिशियंस का। बाकी आप समझते हैं कि भाई आपको क्या, आपके फॉरेन पॉलिसी आपकी आर्थिक अपनी कंट्री का हित होना चाहिए, ठीक है, प्राइम हित होना चाहिए। ये अभी आप मान लो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने देश के इकोनॉमिक हित को ना देखे, और ग्लोबल साउथ के लीडर बनने के चक्कर में वो क्या करे कि भाई वहाँ की जो प्रोडक्ट है इंडिया के मार्केट में डंप कर दे, भाई आओ जिसको जितना बेचना है बेचो, ठीक। इस तरीके से कर दे, क्योंकि उसको ग्लोबल साउथ का यदि लीडर बनना है, अपनी देश के इकोनॉमिक हित को ना देख के ये काम करे, तो इसको क्या कर सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपको क्या मान के चलेंगे, ये भाई ये बहुत बड़ा लूप होल मान के चलेंगे, जब भाई फेलियर मान के चलेंगे, जब भाई एक अपना लीडर का पर्सनल आइडिया, क्योंकि उसको वर्ल्ड का एक नेता बनना है, इस चक्कर में वो इस तरीके के ले सकता है। बट ये एक इंटरप्रिटेशन हुआ, लेकिन दूसरा इंटरप्रिटेशन देखोगे तो डीकोलोनाइज कंट्री को, ये भी जो यूएसए यूएसएसआर वाला ब्लॉक है, वो इस ब्लॉक के साथ जाने पे ये हो सकता है कि भाई आप इस कंट्री के फिर क्या हो जाएंगे, एक इनडायरेक्ट कॉलोनी बन जाएंगे, और इसको आपको मानना पड़ेगा, हर एक बात को मानना पड़ेगा। तो इसीलिए हम अभी थोड़ा सा परेशानी को झेल लें, और अपना एक स्वतंत्र सोवरेन नेशन की तरह हम एक्ट करें। तो ये एक इसका काउंटर आर्गुमेंट हो सकता है, जो कि बहुत हद तक ये लाजमी है और होना चाहिए। दो आर्गुमेंट देख लिए डिकोलोनाइज, जो कि एक आर्गुमेंट ये कहता है, एक इंटरप्रिटेशन ये कहता है, दूसरा इंटरप्रिटेशन ये कहता है। तो उस टाइम का जो पोजीशन था ये था, ठीक। तो चौथा चीज यदि हम देखेंगे, तो इंडिया का जो उस टाइम की फॉरेन पॉलिसी था, उसमें एक चाइनीज के साथ भाई रिलेशंस, और 1954 के बाद से इंडिया का चाइना का रिलेशन में किस तरह के चेंजेज आए। दूसरा था पाकिस्तान के साथ, भाई पाकिस्तान, ठीक। और यदि पांचवा देखोगे तो इंडिया का ये था, जो भाई वर्ल्ड में जो घटना घट रही है, उसमें हमारा किस तरह का रोल होना चाहिए, हम कहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक। उसमें आप देखेंगे वर्ल्ड की डिप्लोमेसी देखेंगे, जो भाई अलग अलग कंट्री का क्या रोल रहा है। चलिए ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, जब आप कोल्ड वॉर को देखोगे, तो जब पाकिस्तान को लेके देखोगे, पाकिस्तान के साथ ही
देखेंगे तो पाकिस्तान के साथ ये था कि जो भाई पाकिस्तान का मेन था जो भाई कश्मीर, कश्मीर। अब कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान ने क्या किया था कि अपना जो कोलैबोरेशन है वो वेस्ट के साथ कर लिया था। वो सीटो जो गुट था नेटो का ही एक सेंट्रल एशिया उसका एक्सटेंशन था, इस गुट में शामिल हो गया था। उसके बाद 1954 में वो यूएस के साथ वो एक डिफेंस एग्रीमेंट भी किया था, ठीक। उसके बाद आप देखोगे तो पाकिस्तान ने क्या किया था कि चाइना के साथ भी, रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ भी उसने, पाकिस्तान का उस टाइम जुल्फिकार अली भुट्टो था, वो पाकिस्तान जो था उस टाइम वो आपका इसके साथ चाइना के साथ भी अपना रिलेशन को बिल्ड किया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये उठता है कि जो भाई चाइना तो कम्युनिस्ट कंट्री, कम्युनिज्म वाला है, कम्युनिज्म वाला है, और ये यूएस वाला तो ये कैपिटलिस्ट है, तो फिर कैसे जाने दिया, कैसे जाने दिया? क्योंकि ये नॉन अलाइनमेंट का पार्ट नहीं था। यूएस को या वेस्ट ब्लॉक को ये मंजूर था जब भाई तुम उसके साथ भी थोड़ा बहुत अपना रिलेशन रख सकते हो, लेकिन तुमको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। तो ये था, और चाइना भी देख रहा था तो भाई हमें भी एक ये साउथ एशिया के अंदर एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, इसीलिए इन दोनों के बीच के रिलेशन स्टार्ट हो गया था उसी 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 पीरियड से। क्योंकि पाकिस्तान को ये था जो भाई हमारा दुश्मन तो इंडिया है, तो इंडिया को कंटेन कर ले, इंडिया का इसके साथ भी नहीं बनता है, चाइना के साथ भी नहीं बनता है। क्योंकि चाइना के साथ यदि हम देखेंगे तो उस टाइम बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था, बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था, और इसीलिए समझ गए। अब पाकिस्तान कश्मीर के इशू पे क्या कर रहा था कि यूएसए और इंग्लैंड, ब्रिटेन जो था उसे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर फेवर किया था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर फेवर किया था, समझ गए। तो ये पूरा पाकिस्तान के साथ रिलेशन था, समझ गए, पाकिस्तान के साथ उस पीरियड में। अब देखिए, जब आप चीन की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, तो चाइना के साथ क्या हुआ कि 1954 के बाद रिलेशन में तल्खियां आने लगी, रिलेशन के अंदर तल्खियां आने लगी। क्योंकि चाइना ने सबसे पहले क्या किया कि 1954 के टाइम में ही उसने जो तिब्बत का रीजन था उसको एनेक्स कर लिया, और तिब्बत एक ऑटोनॉमस स्टेट था, मतलब एक ऑटोनॉमस रीजन था चाइना के साथ। तो इसकी जो ऑटोनॉमी जैसे इकोनॉमिक फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे बहुत सारी ऑटोनॉमी थी, जो भाई तुम अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड रख सकते हो, इसको खत्म कर दिया। जब ये हुआ तो इंडिया इससे थोड़ा सा, मतलब इंडिया का चाइना के इंटेंशन पे बात, मतलब चाइना के ये नियत पे इंडिया शक करना स्टार्ट कर किया था, भाई इस तरह का इसका एक चल रहा है, समझ गए। दूसरा चीज ये था कि भाई चाइना जो था वो एक इस तरीके की ये डीकोलोनाइजेशन, नॉन अलाइनमेंट, इस सबको वो केवल दिखाने के लिए वो कर रहा था। वो अपने आप को एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अपने आप को एक अच्छा प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहा था, अलग अलग कंट्रियों के साथ मिलने की कोशिश, रिलेशन बनाने बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था। तो इसी संदर्भ में जो हमारे नॉन अलाइनमेंट था 1961 तक ये बांडुग में चला, समझ गए। लेकिन यदि भारत चाइना के रिलेशन देखोगे तो इसमें आप इसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे पार्ट को चाइना अपने मैप में दिखाना स्टार्ट किया, ठीक। दूसरा फ्रंट देखोगे तो चाइना क्या किया कि अपने चौकी वौकी बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिया था 1954 के बाद से, समझ गए। इसके बाद ये क्या हो गया, जब इंडिया ने भी देखा, और जब ये चलते चलते जब 1959 के टाइम में जब क्या हुआ कि दलाई लामा जब इंडिया में आके शरण लिए, तो चाइना के साथ रिलेशन और तल्ख बढ़ गई थी। इससे पहले यदि देखोगे तो इंडिया और चाइना के बीच में वहाँ का जो चाओ इन लाई वहाँ का प्राइम मिनिस्टर था, चाओ एन लाई वहाँ का प्रेसिडेंट था, चाओ एन लाई। अब देखो, चाओ एन लाई जो प्रेसिडेंट था, तो इसके नेहरू के साथ भी बातचीत भी हुई थी एक बार, म्यांमार में भी बातचीत हुई थी बॉर्डर को लेकर, दोनों के बीच में बॉर्डर के लेकर भी बात हुई थी, लेकिन कुछ फल नहीं रहा था। फिर चाइना इधर क्या किया कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंडिया का जो किसी भी तरीके की इंसर्जेंसी, किसी भी तरीके का वह ग्रुप जो था उसका सपोर्ट करना
स्टार्ट किया था, जब हमने दलाई लामा को इंडिया के अंदर शरण इंडिया में शरण दिए थे, तब से जाके ये स्टार्ट किया। और दूसरा चाइना क्या किया कि बॉर्डर के एरिया में जाके 1954 से ही लेकर क्या किया उसने, जैसे कि अक्साई चीन वाला पार्ट है तो उसको एनेक्स करना स्टार्ट किया, चाइना अपने अंदर लेना स्टार्ट किया। तो ये था चाइना के साथ प्रॉब्लम। अब देखिए जब हम इसको खींच के लेके जाएंगे तो ये आगे होते होते क्या हो गया कि 1962 में जाके इंडिया चाइना के साथ वॉर हुआ, इंडिया चाइना के साथ वॉर हुआ। इस वॉर में जब आप देखते हैं तो चाइना को केवल ये था, वो दिखाना चाहता था कि भाई एशिया के अंदर मैं बिग पावर हूँ, मैं बिग प्लेयर हूँ, तुम नहीं बिग प्लेयर हो। क्योंकि इसके पीछे एक और रीजन है कि बांडुंग में जो एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हुआ था, एफ्रो एशियन जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें ये कौन था, चान एंड लाई गया था। तो चान एंड लाई को एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि वो देखा कि भाई नेहरू जो एक वर्ल्ड लीडर की तरह है और इंडिया को वर्ल्ड प्लेयर की तरह बना रहे हैं, और अपने आप को वो थोड़ा सा कमजोर या छोटा समझा। एक पर्सनल उसका एक्सपीरियंस भी था, दूसरा चीज बॉर्डर को लेकर भी था। तो चाइना ये अपना एक उसको ये दिखाना था जो भाई हम स्ट्रांग हैं, ठीक है, और एशिया में हम सबसे बड़े कंट्री है। तो ये चीज दिखाया चाइना ने अपना किया। अब चाइनीज पॉलिसी को यदि आप देखोगे तो चाइना कितना तेज है कि चाइना इतना तेज है कि अपने मिलिट्री एक्टिविटी को भी तैयार रखा, जब भाई जब जरूरत पड़ेगा इंडिया पर अटैक करना। दूसरा वो इधर बांटुक या पंचशील या जो भी कह सकते हैं एक दूसरे के इंटरनल मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, इस तरह के भी मीटिंग में वो नॉन अलाइनमेंट के मीटिंग में भी वो शामिल हो रहा था। और दूसरा इधर भी कर, तभी तो वो 1962 में जाके आपके ऊपर अटैक किया। लेकिन हमारी जो पॉलिसी थी उस टाइम तक 1962 तक, वो हमारी पॉलिसी केवल ये थी कि जो भाई हम केवल नॉन अलाइनमेंट को बढ़ाने वाले हैं और हम एक डिकोलोनाइज कंट्री का हम लीडर हैं, वर्ल्ड में लीडर हैं, और हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, ठीक। चाइना देखोगे तो आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे कम्युनिस्ट कंट्री था। लेकिन अब जब यूएसएसआर के साथ देखोगे तो चाइना का रिलेशन अच्छा नहीं था। 1953 में स्टालिन खत्म हो गया। स्टालिन के खत्म होने के बाद कौन आया था, खुरुश्चेव आया था, निकिता खुरुश्चेव। तो खुरुश्चेव और इसके बीच माओ के बीच अच्छा रिलेशन था नहीं। तो चाइना का उस टाइम यूएसएसआर के साथ अच्छा रिलेशन था नहीं, समझ गए। तो जब 1962 के वॉर में जब इंडिया डिफीट हुआ, तो इंडिया डिफीट होने के बाद जो उस टाइम के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, आई थिंक कृष्ण मेनन थे। इसके बाद इंडिया के पॉलिसी में बहुत बड़ी चेंजेस आए, और जो चेंजेस था वो डिफेंस के लेवल पे चेंजेस था। और दूसरा चीज था कि इंडिया की जो एक आइडियलिस्टिक रोमांटिसिज्म की जो बात थी उसको खत्म की गई इस पॉलिसी में। और दूसरा चीज रियलिस्टिक पे हम आए, रियलिस्टिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी पे आए, जो भाई अभी देश के लिए क्या जरूरत है, हम उसके लिए हमें काम करना चाहिए। डिफेंस के लेवल पे भी काम करना स्टार्ट किया गया था कि जो भाई अब हम जो बॉर्डर वाले रीजन है इसमें हम अपना क्या करेंगे, इंफ्रा को बिल्ड करेंगे, सप्लाई लाइन को बढ़ाएंगे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जब अटैक हुआ था तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं था। हम यहाँ पे अपने आर्मी को नहीं भेज सकते थे, ना तो रोड था, ना तो रेल था, कुछ नहीं डेवलप था यहाँ पे। और यहाँ इस सब में कोई चौकी वॉकी था नहीं, ठीक। तो इसमें बहुत बड़ा सुधार आया कि भाई डिफेंस के लेवल पे हम इस बॉर्डर को हमें कंसर्न होना चाहिए और यहाँ पे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। उसके बाद ही आप जो देखोगे BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी है एग्जिस्टेंस, ये BRO का गठन उसी टाइम में हुआ था, ठीक है। 1962 के बाद आप देखते हो कि भाई आपके जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका क्रिएशन हुआ इसी के बाद। क्योंकि आपके जो इंटरनल जो एजेंसी था वो भांप नहीं पाया जो चाइनीज क्या करने वाला है, ठीक है। इसका क्रिएशन हुआ। दूसरे बात, जो डिफेंस के अंदर नेपोटिज्म था उसको खत्म करने की बात की गई थी। क्योंकि उस टाइम के जो जनरल थे आप देखोगे तो उस टाइम का जनरल था मिस्टर कॉल थे, और कॉल के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो थे ये कृष्ण मेनन के बहुत चहेते थे। इवन दे आर नॉट कैपेबल, ही वाज नॉट कैपेबल टू गवर्न द इंडियन मिलिट्री सिस्टम बट लीड द इंडियन मिलिट्री। बट इसे मेनन की क्योंकि खास थे इसकी वजह से उन्हें जनरल बना दिया गया था, ठीक है।
तो ये हमारे उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुआ, रियलिस्टिक हम फॉरेन पॉलिसी पे लेके आए और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के पे काम करना स्टार्ट किया, समझ गए। तो ये तो एक हम चाइना के साथ देख लिए। अब हम देखते हैं इंडिया का जो उस टाइम वर्ल्ड में जो चल रहा था। हाँ, चाइना के साथ एक जो हमारा वॉर चल रहा था, तो उस टाइम एक चीज देखने वाली बात है कि लोग कहते हैं कि 1971 में जब हम बांग्लादेश को आजाद करवा रहे थे, तो उस टाइम यूएसए ने अपना भेज दिया था क्या, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया था, एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया था बे ऑफ बंगाल में। लेकिन आपको ये बात भी याद रखना पड़ेगा कि 1962 में जब आपके चाइना के साथ वॉर चल रहा था, तब भी यूएसए ने आपको हेल्प करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था बे ऑफ बंगाल में। अब यूएसए ने क्यों किया था, वो चीज देखने वाली बात है। अब हम जब आगे पढ़ते हैं तब देखेंगे इसमें। देखिए, अब हम यूएसए के साथ देखते हैं क्या हमारा रिलेशन था उस टाइम के बाद में। उस टाइम के बाद देखिए 1950 है 253 के बाद 52 या 53 में जो था ये हैरी, उस टाइम जो यूएस का प्रेसिडेंट था वो हैरी ट्रूमैन था। मतलब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, एफडीआर का डेथ हो गया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का डेथ हो गया था, तो हैरी ट्रूमैन आया था, ठीक है। और ट्रूमैन के बाद, ट्रूमैन का जब बाद आपके आया था आइजनहेवर, आइजनहेवर, आइजनहेवर जो था ये आइजनहेवर, आइजनहेवर उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट बन के आया था। जब आइजनहेवर के टाइम में आप देखोगे फॉरेन पॉलिसी इंडिया का, तो आइजनहेवर के साथ रिलेशन थोड़ा अच्छा था। आइजनहेवर यूएस का फर्स्ट प्रेसिडेंट था जो कि इंडिया के दौरा पे आया था 1953 में ये इंडिया आया था। और आइजनहेवर के टाइम में इसके साथ यूएस के साथ हमारा रिलेशन थोड़ा सा ठीक ठाक था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इंडिया की कुछ ऐसी हमारी जो यहाँ पे लीडरशिप था, वो उनकी कुछ ऐसा स्टैंड होता है जिस स्टैंड से हमारा रिलेशन फिर उतना अच्छा मतलब बिल्ड नहीं हो पाता है, बिल्ड नहीं हो पाता। क्योंकि उस टाइम एक हुआ था स्वेज क्राइसिस, स्वेज क्राइसिस जब हुआ, दूसरा स्वेज क्राइसिस, दूसरा जो हुआ था हंगरी, हंगरी क्राइसिस, हंगरी क्राइसिस, तीसरा हुआ था कांगो क्राइसिस, कांगो क्राइसिस, ठीक है। चौथा हुआ था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, मिसाइल क्राइसिस। इस चारों वर्ल्ड में जो घटनाएं हुई थी, उस घटनाएं पे जो हमारा स्टैंड था, उस स्टैंड को लेकर जो जो वेस्टर्न ब्लॉक था वो ये समझने लगा कि भाई इंडिया इज द कम्युनिस्ट कंट्री, मतलब इंडिया इज अ सपोर्टर ऑफ द कम्युनिस्ट कंट्री, ये यूएसएसआर वाले खेमे को देखने वाले हैं। दूसरा चीज इसके पीछे एक रीजन ये था कि 1952-53 के टाइम में स्टालिन खत्म हो गया था और क्रुश्चेव आया था, क्रुश्चेव एंड बुल्गारिन, इसके ये टाइम स्टार्ट हो गया था। तो इस टाइम में स्टालिन के टाइम में इंडिया को कोई तवज्जो दी नहीं जा रही थी, नहीं मान रहा था। तो क्रुश्चेव और बुल्गारिन के टाइम में क्या हुआ कि रिलेशन अच्छा हुआ और ये मतलब यूएसएसआर के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड होना स्टार्ट हुआ था। अब देखिए स्वेज क्राइसिस क्या होता है, अब्दुल गमाल नसर, अब्दुल गमाल नसर, गमाल नसर, ये जो था वो स्वेज जो आपका मतलब कह सकते हैं स्वेज कनाल है, स्वेज कनाल। आप ये देखोगे ये आपका अफ्रीका का मैप हो जाता है। अबे हम मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाऊंगा, ये सॉरी, ये देखिए ये आपका है, ये है, ये रेड सी हो गया आपका, ये है सुएज कनाल, ठीक है। इसी से आप यूरोप, यहाँ पे मेडिटेरियन सी में आप आते हैं और फिर यूरोप में ट्रेड करते हैं। इट इज अ वाइटल ट्रेड रूट फॉर द यूरोप, फॉर यूरोपियन एंड आल्सो फॉर एशियन कंट्री, ठीक है। ये बहुत बड़ा, ये इंडियन ओशियन, ये हो गया इंडियन ओशियन। तो ये जो कैनाल है इसको बिल्ड किया था कौन, फ्रांस और ब्रिटेन ने, फ्रांस और ब्रिटेन ने इसको बिल्ड किया था।
फ्रांस और ब्रिटेन ने इसको बिल्ड किया था, तो फ्रांस और ब्रिटेन के अधिकार में था। लेकिन क्या हुआ कि अब्दुल गमाल नसर ने क्या बोला कि जो भाई इसको हम नेशनलाइज कर देते हैं, नेशनलाइज कर दिया तो इसका डोमिनेंस जो था इस पर से खत्म हो गया, क्योंकि बोला कि जो भाई इसको नेशनलाइज करेंगे तो इससे जो पैसा आएगा वो इजिप्ट के नेशनल इंटरेस्ट में काम होगा, हम डेवलप मतलब उसमें हम लगाएंगे। ठीक। दूसरा चीज था यहाँ पे एक असवान डैम जो कहा जाता है कि ये जो नील रिवर है, नील रिवर है, उस पे असवान डैम बनाने के लिए उससे पैसे की इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट इसने वेस्ट से ले लिया, वेस्ट से लिया। ठीक। वेस्ट से लेकर मैं इससे थोड़ा सा हट के जा रहा हूं, वेस्ट से हटकर इसने क्या किया कि एक दूसरा इंटरप्रिटेशन जो है मैं बता रहा हूं, जब आप थोड़ा देर, इसने क्या किया, पैसे लेकर ये चेकोस्लोवाकिया, आई थिंक चेकोस्लोवाकिया से जो उस टाइम वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और यूएसए मतलब ये वाला जो था यूएसएसआर वाला पार्ट, तो उससे यहाँ पे लगभग $350 मिलियन का इसने हथियार यहाँ से खरीदा खरीदा था। असवान डैम से, असवान डैम बनाने के नाम पे पैसा लिया था, ये हथियार खरीदा था। और ये हथियार किसके लिए काम खरीदा था, क्योंकि यहाँ पे इजराइल बन गया, यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे इजराइल का गठन हुआ था, यहाँ पे इजराइल बन रहा था, तो इजराइल को यहाँ से खत्म करने के लिए ये हथियार खरीदा, क्योंकि ये अरब इजराइल स्टार्ट होगा तो जरूरत पड़ेगी। एक एक हिस्ट्री में मतलब कहीं कहीं पे ये चीज भी है, ये चीज भी है। तो इजराइल के पास यहाँ पे अभी इजराइल वहाँ पे बना 1948 की टाइम है, 1948 में इजराइल बन गया था। तो छोड़िए, अब हम इसको हम नहीं उतना डिस्कस करेंगे। तो 1953 सुएज क्राइसिस जो हुआ था 53 के टाइम में ये हुआ था, तो उसने इसको कर दिया, क्या, नेशनलाइज किया, नेशनलाइज कर दिया। तो नेशनलाइज कर देने के बाद जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, ब्रिटेन फ्रांस इस पे अटैक कर दिया। जब इसने अटैक कर दिया तो फिर डिपेंड करता है, तब इंडिया ने जो है वो ब्रिटेन फ्रांस के अगेंस्ट जाके वहाँ के जो इजिप्ट है वहाँ पे उसको सपोर्ट किया था। आप देखो, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे एक इजराइल का एंगल आता है, जिसमें इजराइल को खत्म करने के लिए वो अरब इजराइल स्टार्ट हो गया था, तो उसके लिए इसने स्टार्ट किया था। अब इजराइल ने फिर चाहा जब ब्रिटेन फ्रांस मेरा दोस्त बनेगा तो अच्छा रहेगा, तो उसमें अलग एंगल है, उसको छोड़ो, अभी नहीं देखेंगे। तो इंडिया ने क्या किया था, इसको सपोर्ट किया था। जैसे ही इसको सपोर्ट किया था, और अब देखोगे तो ये इसको यूएसएसआर भी सपोर्ट किया था, आर्मी मतलब इसमें इसके बारे में एक चीज कहा जाता है कि यूएसएसआर ने एक ऐसा मिसाइल दिया था इजिप्ट को, जिसके लिए फिर इजराइल जो है वो इजराइल के लिए, उसके लिए काट बहुत टफ था। इजराइल जैसे इनोवेटिव कंट्री को, उसको बहुत टफ था। इस मिसाइल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बताऊंगा कभी। एक ऐसा मिसाइल यूएसएसआर ने दिया था इजिप्ट को उस टाइम में। तो ये चीज है। तो इंडिया ने यहाँ पे स्टैंड लिया, किसका, इजिप्ट का स्टैंड लिया। तो इससे संकित हो गया था, इससे वो डॉट में चला गया था वेस्टर्न ब्लॉक, और जो यूएसए डॉट में चला गया था, जो भाई इंडिया क्या करेगा नहीं करेगा। दूसरा जो हुआ था हंगरी हुआ था, हंगरी क्राइसिस जो हुआ था, हंगरी क्राइसिस अभी देखिए, जब ईस्टर्न यूरोप में आप देखोगे, जब यूरोप को आप देखोगे, दिस इज द यूरोप, ये हो गया ईस्टर्न यूरोप, यहाँ पे यूएसएसआर का डोमिनेंस था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को लेकर बहुत यहाँ पे इंटरनल सिविल वॉर चल ही रहा था। तो इस टाइम यूएसएसआर ने हंगरी में कुछ अटैक किया था। तो इस अटैक को लेकर इंडिया ने चुप रहा, इंडिया चुप रहा, और इंडिया कोई स्टैंड नहीं लिया। मतलब स्टैंड इन द सेंस, इंडिया यूएसएसआर के अगेंस्ट नहीं किया या वेस्ट का सपोर्ट नहीं किया। तो इससे भी वेस्ट और अमेरिकन को लगा कि भाई इंडिया इसको सपोर्ट कर रहा है। तीसरा यदि देखोगे तो 1954 के बाद, इसके बाद ये जो है कांगो जो कांगो था बेल्जियम का कॉलोनी था। ठीक। तो यहाँ पे जो सरकार का गठन था, यहाँ पे सरकार वो चाहता था भाई आप इस बेल्जियम इसको हटाना चाहता था। तो यहाँ बेल्जियम क्या किया, इस छोटा सा पार्ट में कब्जा कर लिया, और यहाँ से फिर वो यहाँ पे सिविल वॉर को प्रमोट बढ़ा रहा था, या बेल्जियम इसको मतलब करवाना चाहता था, सिविल वॉर करवाना चाहता था, या इसको हटाना चाहता था, भाई अभी हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ये वाला प्रॉब्लम था। तो इसमें यूएनओ ने इंटरवीन किया, जो यूएन इंटरवीन किया, तो यहाँ पे मिलिट्री की जरूरत पड़ी, तो इंडिया ने मिलिट्री हेल्प किया था यहाँ पे। लेकिन अब यदि देखोगे तो यहाँ पे जो साम्यवादी सरकार था कांगो में, उस सरकार का भी डेथ हो गया, उस वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उसकी भी डेथ हो गया, लेकिन इंडिया बचा नहीं पाया। तो इंडिया ने इसमें यहाँ पे सपोर्ट किया था
अच्छा स्टैंड लिया था कांगो में। लेकिन जब यूएनओ में देखोगे तो यूएनओ में जो अमेरिकन था, जो यूएसए था, वो एक्स्ट्रा मतलब इनडायरेक्टली तो ये चाह रहा था जो भाई यहाँ पे एक पीस कीपिंग वाला स्टार्ट हो, लेकिन यूएसए तो कभी भी यहाँ पे इस सरकार को तो सपोर्ट नहीं करेगा, जो कम्युनिस्ट सरकार है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इंडिया जो था यूएनओ के तरफ से आया, वो किसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब किसको बचाने के लिए, यहाँ पे इस एक कम्युनिस्ट साम्यवादी सरकार को बचाने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इंडिया पे राइज हुआ जब भाई इंडिया का स्टैंड इस तरीके का है। तब जाके बाद में कांगो और जायरे बना था और बेल्जियम को हटाया गया था। तो इसमें इंडिया का बहुत अच्छा स्टैंड था। तो उस टाइम यदि देखोगे तो यहाँ पे यूएन का जो महासचिव थे रैम्स जे मैकडोनाल्ड ऐसे करके थे कोई, मैकडोनाल्ड करके, रैम्स जे मैकडोनाल्ड करके कोई थे टाइम का, इनकी भी जो डेथ हो गई बहुत ही रहस्यमय तरीके से प्लेन क्रैश करके, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब रहस्य है। तो यूएसए ने और वेस्ट ने ये देखा कि भाई इंडिया तो इस पे सपोर्ट कर रहा है, ठीक, तो इंडिया के प्रति वो हुआ। ठीक है, चौथा यदि देखोगे तो जो क्यूबा के अंदर जो फिदेल कास्त्रो का सरकार बना, फिदेल कास्त्रो ने जिस तरीके से वहां पे कंट्रोल किया था, इंडिया ने सबसे पहले जाके इसकी मान्यता दे दी। ठीक, तो इससे इससे यूएसए और वेस्ट में एक शंका हो गया। लेकिन लेकिन आप देखोगे तो वेस्ट और यूएसए जो था उस टाइम इंडिया को हमेशा चाहता था कि भाई इंडिया मतलब हमारे गुट में आ जाए। तो इसीलिए भी आप देखोगे कि 62 में जो आपका वार हुआ था, इंटरप्राइज भेजा था, अपना भी जहाज भेजा था, एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था इंडिया के सपोर्ट करने के लिए। वो चाहता था जो भाई चाइना ने अटैक किया है तो एक लिमिटेड एरिया पे किया है तो किया है, और फिर वो वापस चला जाए। तो जो चाइना भाग गया उसमें एक रीजन ये भी है, और एक रीजन ये भी है, इधर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हो गया था इस टाइम तक। लेकिन फिर भी यूएसए ने इसने सपोर्ट किया था क्योंकि इस ब्लॉक में आ जाए, समझ गए। तो ये है 1962 वाला पीरियड। दूसरा, वेस्ट ये चाहता था कि वेस्ट और यूएसए ये चाहता था कि भाई कश्मीर का इशू जो है वो सॉल्व कराने के चक्कर में था, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए, ठीक। तो अभी यहाँ तक का हम सेकेंड फेज का हम फॉरेन पॉलिसी को ये देखें, नेहरूवियन पीरियड में यही है मेन। और जब यूएसएसआर के साथ देखोगे तो यूएसएसआर के साथ उस टाइम जो हमारा रिलेशन था वो बिल्ड होना स्टार्ट हुआ था। समझ गए। तो ये हमारा फॉरेन पॉलिसी उस टाइम की रहा है। आगे देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट होगा नेहरूवियन पीरियड में तो हम उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम फिर इंदिरा गांधी वाले टाइम पीरियड में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।